Hello everyone, welcome back. This is the rapid revision for the CRPC for the Rajasthan Judicial Services exam PTE, which will be which will be held on 23rd of June 2024. And in this rapid revision, we are covering chapter 9, chapter 10 of the CRPC rapidly. I will be reading from my criminal manual all the sections of chapter 9 and chapter 10 thoroughly with full interpretation. So kindly watch the video full and get some knowledge about the CRPC चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 9 CRPC, चैप्टर 10 CRPC बिल्कुल पूरा, बिल्कुल कंप्लीट। और अगर चैप्टर 10 के बाद भी कोई हो जाएगा, अगर हम सेक्शंस करना चाहेंगे तो टाइम बचेगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड रीडिंग and I will be explaining all the text which is written in the provision thoroughly. So chapter 9, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ऑर्डर कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देंगे किसके लिए कि एक व्यक्ति को, एक पुरुष को ऑर्डर कर देंगे कि तुम अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दो, खर्चा दो, अपने चिल्ड्रन को खर्चा दो, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को खर्चा दो, ठीक है। तो 125 सेक्शन 125 CRPC हम पढ़ने वाले, जो कि 125 का केस के बारे में सब बोलते रहते हैं, जो मेंटेनेंस का केस होता है उसके आज प्रोविजन पढ़ेंगे, जानेंगे कि मेंटेनेंस के केस में एक्चुअली होता क्या है, कैसे मेंटेनेंस लेते हैं, कौन कौन ले सकता है और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो 125 में ऑर्डर ग्रांट करते हैं मजिस्ट्रेट साहब किस चीज़ का, कि मेंटेनेंस दी जाए वाइफ्स को, मतलब एक पुरुष की पत्नी को, एक पुरुष के बेटे को, मतलब बच्चों को, चिल्ड्रंस को और उसके पेरेंट्स को। तो 125 का एक, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रेफ्यूजेस टू मेंटेन। इफ एनी पर्सन, जब किसी व्यक्ति के पास हैविंग सफिशिएंट मीन्स, और उसके पास इतने सफिशिएंट मीन्स है, उसके पास इतने उचित आधार है, उसके पास इतने पैसे हैं, इतने उसके पास मीन्स हैं, तरीके हैं, नेग्लेक्ट्स और रेफ्यूजेस टू मेंटेन, और फिर भी लापरवाही कर रहा है, नेग्लेक्ट्स कर रहा है किसी को, मतलब किसी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान देना नहीं दे रहा, बच्चों के ऊपर देना है नहीं दे रहा, पेरेंट्स के ऊपर देना है नहीं दे रहा, तो क्या होगा। अब ए, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो कौन, उसकी वाइफ जो अपने आप को नहीं संभाल सकती वह भी ले सकती है उससे। बी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, उस पुरुष का कोई जायज़ बच्चा है या नाजायज़ बच्चा है वो भी ले सकता है, पर वो माइनर होना चाहिए, 18 साल से कम का बालक होना चाहिए। वेदर मैरिड और नॉट, तो यह भी लिख दिया वो माइनर जो 18 साल से कम का है, शायद उसकी शादी भी हुई पड़ी हो सकती है, कि वो शादीशुदा भी हो सकता है वो माइनर चाइल्ड, या नहीं भी हो सकता, ठीक है। अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, और अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता वो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, जायज़ और नाजायज़ बच्चा जो है उसका, और वह माइनर है, चाहे उसकी शादी हो गई है चाहे उसकी शादी नहीं हुई, पर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता वो। सी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसका जायज़ और नाजायज़ बच्चा, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, पर इसमें मैरिड डॉटर नहीं आएगी, चाहे तो वह उसकी शादी हो गई हो, उसकी पुत्री की, जो उसकी बेटी की जो डॉटर है, जो मेंटेन अपने आप को कर नहीं पा रही है, चाहे उसकी शादी हो गई तब भी वो नहीं ले सकती। अब देखिए, हु हैज़ अटेन मेजोरिटी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हु हैज़ अटेन मेजोरिटी, कोई उस व्यक्ति का, कोई उस पुरुष का जायज़ बच्चा है और चाहे नाजायज़ बच्चा है, उसने वो 18 साल से ऊपर का भी हो गया है, मेजोरिटी भी अटेन कर ली उन्होंने, उसने। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, लेकिन वो जो मेजर चाइल्ड है, जो जायज़ और नाजायज़ बच्चा है उस पुरुष का, वो सिर्फ किस कारणवश अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके शारीरिक, उसको कोई दिक्कत है, शारीरिक डिसेबिलिटी है, वो शारीरिक अपाहिजता से जूझ रहा है, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी, या फिर उसको मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब वो दिमागी रूप से कमज़ोर है, और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इन सेल्फ, या उसको कोई चोट लगी हुई है जिससे वह अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, अपने आप का ध्यान नहीं रख सकता, तो वह भी ले लेगा। डी, हिज फादर और मदर, उस पुरुष का पिताजी और उस पुरुष की माता जी भी ले सकती है उससे खर्चा, उस व्यक्ति से, उस अपने बेटे से। अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो कि माता अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके पिताजी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ले सकते हैं। अब डी क्लोज में वो हो चुकी है, अब माता पिता सिर्फ बेटे से नहीं, अपनी बेटी से भी ले सकती है, ठीक है। एक महाराष्ट्र की जजमेंट थी डॉक्टर शशि राव केस में, अब बेटी को भी मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर किया जा सकता है मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, कि बेटी भी अपने माता पिता को मेंटेनेंस करेगी, ठीक है। तो यह था, ये हो गए हमारे पूरे डी। 125 के 1 के 4 क्लोजेज थे, जो कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है। अब लेटर पार्ट पढ़ेंगे 125 के 1 का। अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो मैजिस्ट्रेट JMIC साहब ही ऑर्डर करेंगे
तो इसमें स्पेशली मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्यों लिखा हुआ है बताइए, किसी को पता है तो? इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्वासाई, ये 125 की प्रोसीडिंग क्वासाई सिविल प्रोसीडिंग होती है और क्वासाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, मतलब मिक्सचर चलता रहता है, आधी सिविल है आधी क्रिमिनल है। तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसीलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस दे रखे हैं उसमें तो सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस दे रखे हैं ना, लेकिन 125 में भी कोई रिलीफ ले रहा है, कोई 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 लेडी रिलीफ ले रही है, कोई बच्चा रिलीफ ले रहा है, कोई मेजर बच्चा रिलीफ ले रहा है जो कि अपाहिज है, या माता पिता रिलीफ ले रहे हैं किसी पुरुष के, किसी महिला के। तो इसमें स्पेशली यूँ लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में एंट्री नहीं है 125 सीआरपीसी की, वो तो आईपीसी की एंट्री होता था 125 वो सीए फर्स्ट शेड्यूल, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेगलेक्ट और रिफ्यूजल, उसको मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कौन प्रूफ दिखाएगा, कौन सबूत दिखाएगा? वह महिला, वह बच्चे, वह माता पिता उसको सबूत दिखाएंगे कि ये हमें रेफ्यूज कर रहा है, बिल्कुल इसी ने हमें खड्डे में डाल रखा है, बिल्कुल एक भी पैसा एक भी फूटी कोड़ी नहीं देता और मना करता है, हम मांगते हैं तो ठीक है। तो ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड फादर और मदर, ऑर्डर कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब किसको, उस पुरुष को कि मंथली अलाउंस महीने दर महीने खर्चा दो, किसको दो? अपनी पत्नी को दो, अपने बच्चों को दो, अपने माता पिता को दो, ठीक है। एट सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, और उस मंथली रेट पे एक मंथली रेट जो भी खर्चे का मंथली रेट होगा, खर्चा बांधा जाएगा, वह एक मंथली रेट फिक्स हो जाएगा एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, और जो भी मजिस्ट्रेट को उचित लगे वह भी ऑर्डर हो सकता है। एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, और किसको पे करना है? खर्चा तो मैं मंथली अलाउंस तो बांध रहा हूँ, पर किसको पे करना है बताओ, वो भी मजिस्ट्रेट साहब बता देंगे, टाइम टू टाइम समय दर समय बताते रहेंगे किसको पे करना है, किसको बताते रहेंगे? उस रेस्पोंडेंट को जिसके ऊपर केस डलेगा, ठीक है। अब 125 के 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड एट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड, तो कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देंगे किसको? पिताजी को, जो कि माइनर फीमेल चाइल्ड का पिताजी है। क्या रेफर टू इन क्लोज बी, जो क्लोज बी में रेफर था ना कि वो माइनर मैरिड, उसको नहीं देंगे डॉटर को, वो जो डॉटर को नहीं दे सकते। टू मेक सच अलाउंस की इस अपनी बेटी को ऐसा अलाउंस दीजिए जैसा अनटिल शी अटेन सर मेजोरिटी, जब तक ये अपनी मेजोरिटी अटेन नहीं कर रही थी। 18 साल से नीचे की शादी करती थी, अब पति भी भाई छोटा ही होगा तो वह भी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो अब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देंगे जो तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी थी जो कि माइनर है, उसको अब तुम अलाउंस दो। कब तक मंथली अलाउंस, कब तक खर्चा दो? जब तक ये मेजोरिटी अटेन नहीं कर ले, जब तक 18 साल के ऊपर की नहीं हो जाती। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सर्टिफाइड एट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, अगर मैजिस्ट्रेट को संतुष्टि मिल जाती है जो हस्बैंड है उस माइनर फीमेल चाइल्ड का, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई और उसका हस्बैंड भी अक्षम है उसको मेंटेन करने में, इफ मैरिड, अगर मैरिड है तो इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन, तो वो हस्बैंड के पास, उसके हस्बैंड के पास कोई जरिया नहीं है, पोजेस्ड नहीं है वो सफिशिएंट मीन से, उसके पास उचित सोर्सेज नहीं है कि वे अपनी वाइफ को, जो माइनर फीमेल चाइल्ड है जिसको उसकी शादी हो गई थी दोनों की माइनर पने में, बालक पने में, अगर हस्बैंड उस माइनर फीमेल चाइल्ड का उसको खर्चा नहीं दे सकता तो कौन देगा? उस लड़की का पिताजी ही खर्चा देगा। तो मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 125 के 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर डेट द मैजिस्ट्रेट में, आगे बताया जा रहा है क्या मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, में उनके डिस्क्रिप्शन है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, जब प्रक्रिया पेंडिंग है 125 की खर्चे की, महीने दर महीने के खर्चे मांगा गया है, किसी पिटिशनर ने मांगा है, तो क्या होगा? फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के तहत मान रखा है 125(1) के तहत। ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड फादर और मदर, ऑर्डर कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसको पुरुष को खर्चा देना है कि तुम क्या दो? मंथली अलाउंस दो, और इंटरिम मंथली अलाउंस प्रक्रिया जब डिसाइड होगी, लेकिन तुम केस के बीच में अब तुमसे इंटरिम मंथली अलाउंस ले लिया जाएगा, और वो किसको दिया जाएगा? उसकी पुरुष की पत्नी को, उस पुरुष के बच्चों को, या फिर उस पुरुष के माता पिता को दिया जाएगा, ठीक है। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द मैजिस्ट्रेट कंसिडर रीजनेबल, और अगर उन माता पिता ने, उसकी वाइफ ने और उसके बच्चों ने कोई खर्चा लगाया प्रोसीडिंग का, वकील किया है भाई, खर्चा लगवाया, वकील साहब किए हैं जिन्होंने खर्चा दिलाया उस पत्नी को, उस पुरुष की पत्नी को, बच्चों को या फिर पेरेंट्स को, तो प्रोसीडिंग का खर्चा भी दिला दिया जाएगा। कौन दिलाएंगे? मैजिस्ट्रेट साहब दिलाएंगे। अब आगे जो भी रीजनेबल लगेगा जो मैजिस्ट्रेट साहब को, कि हाँ अगर वो बोलता है, बच्चा बोलता है मैंने तो 1 लाख का वकील किया था, अब 1 लाख का वकील का खर्चा थोड़ी दिया जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये दिला दिए जाएंगे, ठीक है। एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो डायरेक्ट, और जो इंटरिम मंथली अलाउंस है वो किसको पे करनी है, वो भी मैजिस्ट्रेट साहब समय दर समय बताते रहेंगे, ठीक है। अब 125 के 1 का प्रोवाइजो 3 हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस, जो एप्लीकेशन लगेगी, जो पत्र लगेगा किसका? इंटरिम मंथली अलाउंस का,
एकदम से, मतलब प्रक्रिया तो लंबी चलेगी, लेकिन इंटेरी मंथली अलाउंस आपको लेना है उस वाइफ को, उन बच्चों को या फिर माता पिता को, जो भी उस पुरुष से लेना चाहते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, पत्र लगाएंगे। और किसका पत्र लगाएंगे? इंटेरी मेंटेनेंस का एंड एक्सपेंसेस का, और खर्चे लेने का जो प्रोसीडिंग में हो रहे हैं उनके, अंडर द सेकंड प्रोविजो के तहत लगे था। एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द पर्सन। तो 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर इंटेरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। और 60 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? जब से उस व्यक्ति को जिससे आपको मेंटेनेंस दिलाना है उसके पास नोटिस की सर्विस हुई है, तब से 60 दिन कैलकुलेट होंगे। तो यह हमारा 25 का 1 का सारे तीनों प्रोवाइजो हो गए। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्रोवाइजो 3 के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर को समझने के लिए यह समझ लीजिए, मतलब चैप्टर 9 को समझने के लिए यह समझ लीजिए। ए, माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी। माइनर की जेनेसिस आप कहाँ से निकालेंगे? आप निकालेंगे इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से निकालेंगे, और उसमें जो माइनर की डेफिनेशन दी हुई है वो इस सीआरपीसी के 125 में अप्लाई कर देंगे। इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी, और माइनर कौन माना जाएगा? जिसने अपनी मेजोरिटी, जो 18 साल के ऊपर का नहीं हुआ है तो वो माइनर है। बी, वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन। अब पत्नी कौन होगी? पत्नी में शामिल है एक महिला। हु हैज नॉट डिवोर्स बाय, जिसको कि डिवोर्स नहीं दिया अब तक, और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स, या उसने डिवोर्स ले लिया है। फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रिमैरिड, अपने हस्बैंड से उसने या तो डिवोर्स नहीं लिया है, ले भी लिया है, और अब तक उसने दोबारा शादी नहीं की है, ठीक है, तो वह भी वाइफ कहलाई जाएगी। चाहे उसने डिवोर्स नहीं लिया है, चाहे ले भी लिया है, तो वह भी खर्चे के हकदार होगी, अपने पति से खर्चा ले सकती है, डिवोर्स लेने से पहले भी और डिवोर्स लेने के बाद भी। और कब तक? जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती है तब तक, ठीक है। तो यह थी हमारी 125 का 1 हमने आज पूरा किया, बहुत अच्छी तरह से समझा। अब 125 का 2 हम समझेंगे। एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटेरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल। तो जो कोई अलाउंस जो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देंगे कि जो मैं खर्चा बांध रहा हूँ वो कब से पेएबल होगा, कब से दिया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, या तो जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया है कि आज से मैं 10,000 रुपये खर्चा मेंटेनेंस इस वाइफ को देता हूँ, इस पुरुष की वाइफ को देता हूँ, इस पुरुष के बच्चों को देता हूँ, इस पुरुष के माता पिता को देता हूँ, तो या तो उसी दिन से पेएबल हो जाएगा, वो व्यक्ति उसी दिन से दे देने लग जाएगा, उसी दिन से 1 महीने, मतलब महीने दर महीने चालू हो जाएगा। नहीं तो और कब से? और इफ सो ऑर्डर, या तो ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है? फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, या जिस डेट पे एप्लीकेशन लगाई थी, 125(1) की एप्लीकेशन लगी थी खर्चे के लिए, उस डेट से भी दिला सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर आज कर रहा है कि 10,000 रुपये देता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन लगी थी 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले से भी चालू कर सकता है कि 2 महीने का भी जो मैंने 10,000 रुपये बांधे वो भी दो इसको, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अपने माता पिता को। और इंटरिम मेंटेनेंस, और या फिर इंटरिम मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया के बीच में कोई मेंटेनेंस लेना था, मतलब प्रक्रिया तो लंबी चलेगी भाई, कब तक डिसाइड होगा मैटर, तभी खर्चा बनेगा। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी जब खर्चा बनता है तो ये तो उसी दिन से चालू हो जाता है देना जिस दिन ऑर्डर हुआ, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव जिस दिन एप्लीकेशन लगी थी इंटरिम मेंटेनेंस की, तो तब से भी दिलाया जा सकता है, ठीक है। यही कह रहा है हमारा 125 का 2। एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में भी, और खर्चे भी कब से मिलेंगे? जो वकील किया है, कोई खर्चे लगाए हैं उस पुरुष की वाइफ ने, बच्चों ने या फिर माता पिता ने, तो एक्सपेंसेस भी, खर्चे उस प्रोसीडिंग के कब से दिला देगा? या तो जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन ही दिला देगा, या फिर जो पहले से कोई खर्चे लगाए प्रोसीडिंग में तो उस दिन से भी दिला देगा, ठीक है। तो यह हुआ हमारा 125 का 2। हम 125 का 3 पढ़ेंगे। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कोर्ट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, जिस व्यक्ति को ऑर्डर किया गया था, उस पुरुष को ऑर्डर किया गया था कि खर्चा दो, मंथली खर्चा दो या इंटरिम खर्चा दो जो आपको मैंने देने के लिए बोला है, वह कंप्लाई नहीं करता है, मतलब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? एनी सच मजिस्ट्रेट में, तो कोई भी मजिस्ट्रेट, अब देखिए, वो मजिस्ट्रेट नहीं जिसने खर्चा बना, तो वो भी और कोई और अन्य मजिस्ट्रेट भी पूरे इंडिया में उसके डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, हर एक महीने के खर्चे के ब्रीच के ऑर्डर के लिए, मतलब उल्लंघन हुआ है हर एक ऑर्डर का, भाई हर महीने का भी ऑर्डर किया हो ना कि जनवरी में देना, फरवरी में देना, मार्च में देना, अप्रैल में देना, मई में देना, तो उस पुरुष ने जनवरी में ऑर्डर हुआ तो जनवरी में तो पैसे दे दिए 10,000 रुपये, अब फरवरी के नहीं दिए, और अब मार्च के नहीं दिए, और अप्रैल के नहीं दिए, मई के नहीं, 4 महीने के नहीं दिए, तो क्या होगा? इशू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स, तो अब उसके ऊपर एक वारंट इशू कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को वारंट इशू करके उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने, और उस पर फाइन लेवी किया जाएगा, एक जुर्माना लेवी किया जाएगा, और वो जुर्माना क्या होगा? एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ,
तो उस व्यक्ति को जो 4 महीने का उसने मेंटेनेंस नहीं दी, उस भाग के लिए उसको 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 सजा कर दी जाएगी, उसको जेल कटवा दी जाएगी। और कितनी जेल कटवा दी जाएगी? अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और अंटिल पेमेंट इज इफ सूनर मेड। तो सीधा सीधा रूल यह है कि कितनी मेंटेनेंस उसको करी जाएगी, उसको दी जाएगी 1 महीने के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की जेल की सजा करवाई जाएगी। तो ठीक है, तो यह था हमारा 125 का 3, जो मतलब 1 महीना, जो जैसे फरवरी का उसने नहीं दिया तो 1 महीने के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की जेल कटवाई जाएगी। तो उसने 4 महीने का डिफॉल्ट किया तो 4 महीने की सजा। आई विल बी राइट बैक, अभी आता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। सॉरी गाइज, आज घर पे होम अलोन हूँ मैं, तो घंटी बज गई थी तो गया था, सॉरी। तो अब करते हैं, हमने 125 का 3 तक कर लिए थे, सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 तक हमारा अच्छी तरह हमने समझ लिया है। अब सेक्शन 125 के सब सेक्शन 3 का प्रोवाइजो हम समझेंगे। प्रोवाइडेड नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट। बताया गया है कि कोई भी वारंट नहीं काटा जाएगा, किस चीज़ के लिए? कि किसी फाइन के रिकवरी के लिए। जो फाइन ऊपर दिया था ना कि उसने पेमेंट नहीं की है तो फाइन के लिए उसको बुलाया जाए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। तो कह रहा है कोई भी वारंट नहीं काटा जाएगा उसकी रिकवरी के लिए ड्यू अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अनलेस एक्सेप्शन क्या है, एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवाई सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब तक कि 1 साल पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेट कर दिया। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो 4 महीने का उसका महिला का मेंटेनेंस पेंडिंग था, उसने उस मई के बाद से 1 साल कैलकुलेट होगा। मई के बाद मान के चलिए इस मई 2024 तक उसका मेंटेनेंस पेंडिंग है। जनवरी का दिया था, जनवरी में मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया था कि मेंटेनेंस देना है, और उस व्यक्ति ने जनवरी का दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का नहीं दिया, तो 4 महीने का पेंडिंग होगा। तो वो महिला उन 4 महीनों के लिए मेंटेनेंस लेने के लिए कब तक एप्लीकेशन लगा सकती है? क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन है? विद इन 1 ईयर, मई से 1 साल तक के बाद, तो अगले मई तक वो एप्लीकेशन लगा सकती है। मई 2025 तक एप्लीकेशन लगाती है और 4 महीने को वह ले सकती है अपना मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस। ठीक है, यही बोल रहा है हमारा
125 के 3 का प्रोवाइजो, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू, 125 के 3 का प्रोवाइजो 1 यही बोल रहा है। प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फॉर द डैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ और नॉन कंडीशन ऑफर लिविंग विद हिम, बताया गया है कि वह व्यक्ति मेंटेनेंस देने के लिए रेडी हो जाता है अपनी वाइफ को, वह पुरुष अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए रेडी हो जाता है, पर एक कंडीशन रखता है, कोर्ट के सामने एक शर्त रखता है, क्या? ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम, कि मेंटेनेंस मैं इसको दे दूंगा, आप ऑर्डर कर दीजिए कि ये मेरे साथ रहने लग जाए, ये मेरे साथ रहती नहीं है तो। एंड शी रेफ्यूजेस टू लिव विद हिम, और वो महिला मना करती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। सच मैजिस्ट्रेट में कंसीडर एनी ग्राउंड ऑफ रेफ्यूजल स्टेटेड बाय हर, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है जो उनकी एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे हैं, वह जो महिला ने कोई ग्राउंड बोला, कोई आधार बोला कि आप क्यों नहीं रहना चाहते उसके साथ, जो उन्होंने अपने मुख से उस महिला ने कुछ बात बोली होगी ना कि मैं यूं नहीं रहना चाहती, तो गंदा है, तो मेरे को रोज मारता है, तो दारू पी के आता है, मेरे को रोज पिटाई करता है, ना खर्चा देता है अगले दिन, तो यह ग्राउंड मैजिस्ट्रेट कंसिडर में ले लेगा, मतलब सोच विमर्श करेगा इसके ऊपर, ठीक है। एंड मे मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉट विथस्टैंडिंग सच ऑफर, और एक ऑर्डर फिर भी इस सेक्शन के तहत कर दीजिएगा। भूल जाइए कोई हस्बैंड ने कोई ऑफर निकाला था, क्या ऑफर निकाला था कि मेरे साथ रहेगी तभी मैं दूंगा मेंटेनेंस, ये भूल जाइए, कोई ऐसा ऑफर नहीं था, भूल जाइए इस ऑफर को। इफ ही सेटिस्फाइड, अगर मैजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर दिया जाता है क्या, डैट देयर इज जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग, की एक जस्ट ग्राउंड है, एक जस्ट आधार है, बिल्कुल सही आधार है, महिला सही मना कर रही है कि भाई रोज रोज इसको मारेगा तो ये क्यों रहेगी आपके साथ, और आप अब कंडीशन लगा रहे हो, जब मेंटेनेंस देने की बारी है, खर्चा देने की बारी है, तो कंडीशन लगा रहे हो, तो मैजिस्ट्रेट फिर भी ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो यह हमारा हुआ 125 के 3 का प्रोवाइजो 2। अब हम 125 के 3 के प्रोवाइजो के नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वह पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन, इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन, हस्बैंड ने जिसके ऊपर प्रक्रिया चली हुई है, जिसकी वाइफ ने उसके ऊपर 125 की खर्चा लेने की प्रक्रिया चला रखी है, तो यह कह रहा है एक्सप्लेनेशन कि हस्बैंड दूसरी शादी में आ चुका है, ठीक है। पहले वाइफ थी, उसको खर्चा नहीं दे रहा, वो तो अलग है, वो तो अब दूर रह रही है, लेकिन अब दूसरी शादी में भी हस्बैंड आ चुका है, तो क्या होगा। और कीप्स अ मिस्ट्रेस, या उसने कोई मिस्ट्रेस रखी हुई है, मिस्ट्रेस मतलब कोई कॉन्क्यूबिन रखी हुई है, मतलब कोई अनदर लेडी रखी हुई है, मतलब कोई प्रोस्टिट्यूट रखी हुई है उसने अपने साथ, ठीक है, ये समझ लीजिए मिस्ट्रेस। इट शैल बी कंसीडर टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ रेफ्यूजल टू लिव विद हिम, तो ऐसे ग्राउंड को भी आप समझ लीजिएगा कि उसकी वाइफ साफ साफ से मना कर सकती है, यह भी एक उचित आधार है, उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो यह हमारा एक्सप्लेनेशन 125 के 3 की एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है, स्पष्टीकरण। अब 125 का 4, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, कोई भी वाइफ हकदारित नहीं होगी किस चीज के लिए, कि उसको अलाउंस मंथली खर्चा मिले, और द इंटरिम मेंटेनेंस, या फिर प्रक्रिया के बीच में 125 की प्रक्रिया के बीच में इंटरिम मेंटेनेंस मिले, तुरंत खर्चा मिले, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, और उसने जो प्रक्रिया चलाई है वो एक्सपेंसेस भी नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे, एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, लेकिन फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से नहीं मिलेंगे। कब, अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत। इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो महिला ही अडल्ट्री में रह रही है, वो महिला ही अडल्ट्री में रह रही है, अडल्ट्री का मतलब होता है एक महिला ने अपने पति के ऊपर प्रोसीडिंग चला रखी है खर्चे पाने की, लेकिन वो महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है किसी दूसरे घर में, तो उस महिला को कोई हक नहीं है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त करने का। अगर वह महिला अडल्ट्री में रहती है, शादी करी हुई किसी और पुरुष से, उसके साथ नहीं रहती, उससे शादी की हुई है, लेकिन उस पर 125 का केस चलाया हुआ है मेंटेनेंस का, और फिर अडल्ट्री में रह रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है कहीं दूसरे घर में, तो भी अब कोर्ट, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब उस महिला को कोई भी खर्चा नहीं दिलाएंगे। यही कह रहा है हमारा 125 का 4। और आगे बढ़ते हैं। और यदि तो वह विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, बिना किसी उचित आधार के, बिना किसी उचित कारण के, वह महिला शी रेफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, वो बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी उचित रीजन के वैसे ही मना कर देती है हवा में कि मैं नहीं रहने वाली, मैं नहीं रहना चाहती अपने हस्बैंड के साथ, तो भी नहीं दिलाया जाएगा मेंटेनेंस। और इफ, या तो क्या, दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या तो दोनों पति पत्नी अलग हो चुके हैं, और कैसे अलग जो है, आपसी सहमति से, दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ होती थी, दोनों ने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रास्ते अलग अलग कर लिए हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग रह रहे हैं, तो भी महिला को अब खर्चा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह था हमारा 125 का 4। अब 125 का 5 जो कि लास्ट है और इम्पोर्टेंट है। ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन, पति जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है वह सबूत दिखाता है। क्या सबूत दिखाता है मजिस्ट्रेट साहब को, कि जो डेट एनी वाइफ, जो मेरी वाइफ है, जिसके फेवर में, जिसके हित में आपने एक ऑर्डर पास किया हुआ है मेंटेनेंस देने का या इंटरिम मेंटेनेंस देने का, कि वो इज लिविंग इन अडल्ट्री, की वो तो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, वो तो अडल्ट्री में रह रही है, शादी मुझसे की हुई है, रह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही है, तो और अडल्ट्रस रिलेशन में रह रही है।
और डैट विदाउट सफिशिएंट रीजन सी रेफ्यूजेस टू लिव हर हस्बैंड, या वो मजिस्ट्रेट साहब मेरी और उसकी तो कोई लड़ाई नहीं है, नहीं पता क्यों 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 अलग रह रही है, और ना मेरे को कभी बताती, वो अलग रह रही है जब से शादी हुई है। और डैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या वो पति मजिस्ट्रेट साहब को यह बता देता जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है 125 की हत्या लेने की, कि मजिस्ट्रेट साहब हम तो हमारे बीच में 2 महीने पहले लड़ाई हो गई थी और हम दोनों ने पूरे 2 रात डिस्कशन करके यह फैसला लिया था कि तेरे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, पर शादी नहीं टूटेगी लेकिन हम अलग अलग रहेंगे। तो अगर यह सबूत दिखा देता है कौन हस्बैंड, जब भी उसको खर्चा करने के कोई ऑर्डर नहीं मिलेंगे। द मैजिस्ट्रेट सेल कैंसिल द ऑर्डर, अगर उसको मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कोई मेंटेनेंस का किया भी हुआ था पहले, तो अब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट साहब उसको रद्द कर देंगे, उस पर काटा मार देंगे उस ऑर्डर पे कि कैंसिल, और वाइफ को पकड़ा देंगे ऑर्डर, वो कैंसिल ऑर्डर, ठीक है, अब नहीं मिलेगा एक भी खर्चा, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 125 पूरा 125 की प्रोसीडिंग जो चलती है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे कैसे होता है, और यही हमारे कानून में लिखा हुआ है। 125 के बहुत सारे केसेस डलते हैं इंडिया में, और तो यही है जो कानून है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है वो भी समझ सकता है कि ये कानून क्या है, और मतलब कोई उनको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है कि ये होता है वो होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मैंने बताया है हूबहू हिंदी लैंग्वेज में हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारी विधायिका ने जो कानून लिखा हुआ है उसी में से बताया है। अब हम पढ़ेंगे, अब इसमें और स्टेट अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा है। अब स्टेट अमेंडमेंट कौन कौन से राज्य की है वो भी बता देता हूँ। अगर कोई वीडियो देख रहा है, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है, तो मध्य प्रदेश में 125 में अमेंडमेंट है, और वो कभी टाइम मिलेगा तो बताऊँगा। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इन वाले राज्यों में इसमें थोड़ी अमेंडमेंट है, कुछ और चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 126 126 प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या रहेगी मेंटेनेंस दिलाने की। अब देखिए 126 का 1, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 में भी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। सो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 की जो प्रक्रिया है में भी टेकन चालू की जा सकती है, अगेंस्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध चालू की जा सकती है, इन एनी डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान के भारतवर्ष के कोई भी जिले में चालू की जा सकती है। अगर तो वह क्या, ए वेयर ही इज, जहाँ वो व्यक्ति जिससे मेंटेनेंस लेना वहाँ रहता है, मतलब वो कोई भी जिले में रहता है तो वहाँ की जा सकती है। बी वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, जहाँ वह व्यक्ति या उसकी वाइफ रहती है, रिजाइड करती है, तो वो रहता है या उसकी वाइफ रिसाइड करती है वहाँ भी हो सकती है, मतलब जहाँ महिला रहती है वहाँ भी प्रोसीडिंग चालू कर सकती है, उस व्यक्ति को वहाँ आना पड़ेगा। सी वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, जहाँ वो व्यक्ति जिससे मेंटेनेंस लिया जाने वाला वो पुरुष, वो पति, जहाँ लास्ट वो रहा था अपनी धर्म पत्नी के साथ, तो वहाँ भी प्रक्रिया चालू की जा सकती है मेंटेनेंस की। और एज द केस में भी जैसा ही मुकदमा हो विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, या तो वो व्यक्ति जो पुरुष जिससे मेंटेनेंस लिया जाने वाला है वो कहाँ रहा था, वो लास्ट डिसाइड उसने कहाँ किया था, पहला उसका निवास स्थान कहाँ था, तो वहाँ भी प्रक्रिया चालू हो सकती है। कहाँ, जहाँ वो किसी महिला के साथ रहा था, और महिला किसकी थी, और वो एक नाजायज बच्चे की महिला थी। अब वो नाजायज बच्चा अपने पिता से मेंटेनेंस मांगने वाला है, तो अब तो वो नाजायज बच्चा कहाँ केस डालेगा, जहाँ पे वो उसकी मम्मी के साथ जो जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो कि एक इनवैलिड मैरिज से पैदा हुआ था, तभी वो नाजायज है। वो इरेगुलर मैरिज से, या उसके जो पिताजी है उसके जो कि उसको नाजायज बोलते हैं, उनके और उसकी मम्मी के बीच में कभी शादी नहीं हुई, या हुई थी तो वह इरेगुलर वेडिंग थी। इरेगुलर वेडिंग से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको इलेजिटिमेट कहते हैं, नाजायज बच्चे कहते हैं। तो नाजायज बच्चा कहाँ कंप्लेंट फाइल करेगा 125 की, वह वहाँ कंप्लेंट फाइल करेगा जहाँ वह पुरुष और उसकी मम्मी रहती थी, लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, और वह इलेजिटिमेट बच्चा है। तो 125 का 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 126 का 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 126 का 2 हम पढ़ेंगे। All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made। सारी की सारी गवाही जो उस महिला से ली जाएगी, उसके सबूत लिए जाएंगे, उसकी गवाही ली जाएगी, उसके बच्चे की गवाही ली जाएगी, उसके माता पिता से गवाही ली जाएगी, जो खर्चा लेने वाले हैं वो किसकी हाजिरी में गवाही ली जाएगी, वह व्यक्ति जिससे खर्चा दिलाया जाने वाला है ना, उस पुरुष की हाजिरी में गवाही ली जाएगी उनकी, ठीक है। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस विद, या फिर उस पुरुष की जिसे खर्चा दिलाया जाने वाला है उसकी पर्सनल अटेंडेंस को सेक्शन 205 सीआरपीसी में उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया हुआ है, मतलब खारिज किया हुआ, तो विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, तो उसके वकील के प्रेजेंस में, उसका वकील, उस पुरुष का वकील मौजूद होगा कोर्ट में, तो उसके प्रेजेंस में गवाही ली जाएगी। एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन्स केसेस, और प्रक्रिया कैसे चलेगी गवाही लेने की और इसकी
125 की कंप्लेंट प्रोसीडिंग की जो सम्मन केसेस में जो प्रक्रिया चला बताई हुई है वह चलेगी। तो सम्मन केसेस की प्रक्रिया कहाँ बताई हुई है, साफ साफ बताइए, चैप्टर 20 सीआरपीसी में बताई हुई है, जो कि सेक्शन 251 से लेकर सेक्शन 259 तक बताई हुई है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। तो एक जुडिशरी एस्पिरेंट को और एक लॉ स्टूडेंट को, एक एडवोकेट को तो रटी रहनी चाहिए कि सेक्शन 20 में हमें बताई गई हैं सम्मन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट की प्रक्रिया, जो कि सेक्शन 251 से लेकर सेक्शन 259 तक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 126 के 2 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, बताया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब संतुष्ट हो जाते हैं, दैट द पर्सन अगेंस्ट होम, की जिस व्यक्ति के विरुद्ध क्या एप्लीकेशन लगी है ये कंप्लेंट, ये इसकी मेंटेनेंस की, एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, कि जिसके विरुद्ध, जिस व्यक्ति के विरुद्ध एप्लीकेशन लगी है और उस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस काटा जा चुका है, लेकिन वह जानबूझकर स्वयं इच्छा से, उसको पता है कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन लग चुकी है और कोर्ट से सम्मन आए, कोर्ट से नोटिस आए, और जानबूझकर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, और विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट, और या स्वयं इच्छा से नोटिस तो सर्विस ले लिए, नोटिस तो प्राप्त कर लिए, पर कोर्ट में नहीं आ रहा, अदालत में नहीं आ रहा। जब तक अदालत में नहीं आएगा तो बिना उसको सुने कैसे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे, तो उसी का प्रक्रिया बताई हुई है। The magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof। तो बोल रहा है अगर वह व्यक्ति, पुरुष जिसके खिलाफ ऑर्डर मेंटेनेंस का ऑर्डर करना है, वह जानबूझकर नहीं आ रहा है, जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा है और नोटिस को भी रिसीव नहीं कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एप्लीकेशन को सुनना प्रारंभ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। कैसे, एक्स पार्टे, उसकी ना हाजिरी में भी, बस महिला बच्चों या फिर माता पिता को सुना जाएगा, वह चाहे ना आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सर्विस ले ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा कोर्ट में, तो उसकी नामौजूदगी में भी मैजिस्ट्रेट एप्लीकेशन को सुनेगा। और क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एनी ऑर्डर सो मेड में बी सेट असाइड, और जो भी ऑर्डर ये एक्स पार्टी भैया उसकी नामौजूदगी में कोई ऑर्डर तो मैजिस्ट्रेट साहब मेक करेंगे। अब उस ऑर्डर को वह व्यक्ति, पुरुष आकर कब तक, 3 महीने तक सेट असाइड करा सकता है। वो 3 महीने तक आ जाता है तो उस ऑर्डर को सेट असाइड करा सकता है। मैजिस्ट्रेट साहब गलती हो गई, मैं नहीं आ रहा था और मैं अब 3 महीने के अंदर अंदर आ चुका हूँ, मैं 3 महीने के अंदर अंदर आ चुका हूँ जब से आपने ऑर्डर किया था, और मेरे इस ऑर्डर को आप सेट असाइड कर दीजिए, साइड में लगा दीजिए। अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि मैं इसको खर्चा क्यों नहीं दे रहा था, ये यह काम करती है, ये यह काम करती है, तो वो बताएगा। तो यही कह रहा गया है, एंड एनी ऑर्डर सो मेड बी सेट असाइड, कि वो सेट असाइड होगा फॉर गुड कॉज शोन ऑन एन एप्लीकेशन। अब वो व्यक्ति जो पुरुष है वो भी एप्लीकेशन ही लगाएगा कोर्ट में ऑर्डर सेट असाइड करने की, कि आपने मेरे खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया मैजिस्ट्रेट साहब, तो उसको सेट असाइड कर दीजिए, मैं कोई अच्छा कारण दिखा रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा था, तो गुड कॉज तो शो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, उस डेट से 3 महीने तक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी उस पुरुष को जिसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस का। सब्जेक्ट टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, पर कैसे वो ऑर्डर ऐसे ही सेटिस्फाइड नहीं होगा भाई, कोर्ट ने भी तो अपना जुडिशियल माइंड यूज करके उसमें ऑर्डर लिखवाया है, तो अब उस व्यक्ति पर कॉस्ट लगा दी जाएंगी, कुछ रकम, कुछ कॉस्ट लगा दी जाएंगी कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये की, किसको दो DLSA की पर्ची कटवाओ और कोर्ट को दो कि तुमने ये ऑर्डर, ये और कोर्ट ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऐसे यूज कर दी फिजूल में, और अब तुम आ गए और तुम अच्छा कॉस्ट दिखा रहे हो, तो कॉस्ट भरो। ठीक है, तो कॉस्ट भी भरवा सकते हो उस पुरुष से। टू द अपोजिट पार्टी, और कोस्ट अपोजिट पार्टी को भी दिला सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, कोस्ट जो पुरुष से ली जाएगी, एज द मैजिस्ट्रेट में थिंक जस्ट एंड प्रॉपर, और उतनी दिलाई जाएगी जितनी मैजिस्ट्रेट को उचित लगती है और संतोषजनक लगती है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट जरूरी नहीं है अपोजिट पार्टी को दिला देंगे, किसी NGO में बोल देंगे जाओ किसी NGO में दियाओ, जाओ किसी किसी मतलब मेडिसिन सेंटर में दिया ताकि वहाँ की साफ सफाई टेक केयर हो सके, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, या अपोजिट पार्टी को भी दिला सकते हैं, उस महिला को, उन बच्चों को, या फिर उस माता पिता को। ठीक है, तो यह हुआ हमारा 126 का 2 का प्रोवाइजो। अब 126 का 3, द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125, जब कोर्ट, एक अदालत प्रक्रिया 125 की देख रही है, एक एप्लीकेशन लगी हुई है, शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कोस्ट एज मे बी जस्ट, तो उस कोर्ट के पास, उस अदालत के पास कोस्ट लगाने की पावर होगी जितनी की रीजनेबल हो, उचित हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, हमारा यहाँ 126 पूरा हुआ, 127 करेंगे अब हम। अल्ट्रेशन इन अलाउंस, अदला बदली भी हो जाएगी, जो खर्चा मेंटेनेंस का खर्चा दिया है उसमें बदलाव भी हो सकते हैं, यह 127 CRPC में होता है, 127 CRPC हम पढ़ने वाले हैं। अल्ट्रेशन इन अलाउंस, जो खर्चा मैजिस्ट्रेट साहब ने मेक किया था उसमें अल्ट्रेशन हो जाएगी, मतलब अदला बदली, फेरबदल हो जाएगा। अब देखिए 127 का 1, ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन, सबूत दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ या जिसके हित में आपने मेंटेनेंस ऑर्डर किया है, उसके तो हालात ही चेंज हो गए हैं, या तो वो पहले अमीर था अब गरीब हो चुका है, या गरीब था तो अमीर हो चुका है। ठीक है, रिसीविंग अंडर 125, या सीधी अब बात कर दी गई है किसके हालातों में चेंज हो चुके हैं, जो व्यक्ति मेंटेनेंस को रिसीव कर रहा है
उस वाइफ के हालातों में चेंज हो गए हैं, उस बच्चे के हालातों में चेंज हो गए हैं, उस माता पिता के हालातों में चेंज हो गए हैं। रिसीविंग अंडर सेक्शन 125, जो 125 के तहत महीना खर्चा का महीना अपना मेंटेनेंस ले रही थी अपने उस पुरुष से, उस व्यक्ति से, उस बेटे से, उस अपने पापा से, उस अपने पति से। मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस ले रही थी, एक मंथली अलाउंस ले रही थी, महीने का भत्ता ले रही थी या फिर इंटरिम भत्ता ले रही थी। और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर। या ऑर्डर किया होता कि भाई तू दे, तेरे ऊपर तेरे हमारे सामने सारे सबूत देख लिया, अब तू मंथली अलाउंस दे या फिर इंटरिम मंथली अलाउंस दे, ठीक है। एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, द मैजिस्ट्रेट में मेक सच अल्टरेशन एज ही थिंग्स फिट। अब मैजिस्ट्रेट हालात दिखाए जाएंगे, और हालात कौन दिखाएगा कि चेंजेस हो चुके हैं, जो मेरे से पैसे ले रहे थे, ये मेरे माता पिता, ये मेरे बच्चे और ये मेरी पत्नी, तो इनके हालातों में चेंज हो चुके हैं। ये आप कमाने वाले हो गए हैं, ये मेरे खुद कमा सकते हैं, ठीक है। या मैं गरीब हो चुका हूँ बिल्कुल इनको दे के, या मैं कुछ भी मैं काम नहीं पूछ नहीं करता, तो क्या कहेगा, एज ही थिंग्स फिट द मैजिस्ट्रेट में एक सच अल्ट्रेशन, तो मैजिस्ट्रेट फेर बदल कर देंगे, अदला बदली कर देंगे उस ऑर्डर में। अगर ज़्यादा पैसों का तो कम कर देंगे, या कम पैसों का मंथली अलाउंस तो ज़्यादा कर देंगे, पैसे बढ़ा देंगे। एज ही थिंक फिर जैसा भी मैजिस्ट्रेट को तंदुरुस्त लगे, उचित लगे। इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, उस मेंटेनेंस के उस महीने के भत्ते में, और इंटरिम मेंटेनेंस जो प्रक्रिया के बीच में जो भत्ता होता है उसमें भी कर देंगे। एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, ठीक है। तो ये 127 का एक पढ़ा है, 127 का 2। Where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of the competent civil court, जहाँ मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि भाई कोई सिविल प्रक्रिया भी पार्टी ने चलाई हुई थी और सिविल प्रक्रिया का कोई ऑर्डर आ चुका है, तो उस सिविल प्रक्रिया के ऑर्डर को वह देखते हैं, क्या परिणाम निकलता है। एनी ऑर्डर मेड अंडर 125 शुड बी कैंसिल्ड और वैलिड, कि भाई सिविल प्रक्रिया में किसी कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने पूरा एक एग्रीगेट सम दे दिया है महिला को या फिर इस बच्चे को या फिर माता पिता को, इस पुरुष से दिला के एक पूरा लमसम अमाउंट दिला दिया है, तो भी मैजिस्ट्रेट ऐसा होने पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे अपने 125 के ऑर्डर को, या वेरी कर देंगे, उसमें फेर बदल कर देंगे। ही शैल कैंसिल द ऑर्डर, शैल अमेंडेड, ये कि ऐसा होने पर कैंसिल कर दिया जाएगा ऑर्डर। और एज द केस में भी वेरी द सेम ऑर्डर, या जैसा भी मुकदमा हो उस ऑर्डर में फेर बदल कर दी जाएगी। और किस हिसाब से क्या देखेंगे, सिर्फ कि पार्टीज के बीच में कोई सिविल कोर्ट में भी कोई केस चला हुआ था, मान के चलिए फैमिली कोर्ट में भी कोई केस चला हुआ था, यह केस तो 125 का तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा, पर फैमिली कोर्ट में भी कोई केस चला हुआ था और उस फैमिली कोर्ट ने लमसम अमाउंट, एक इकट्ठा अमाउंट उस महिला को दिला दिया है, तो भी अब मैजिस्ट्रेट साहब अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे या वेरी कर देंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे। तो यह वो हमारे 127 का 2। अब 127 का 3 हम पढ़ेंगे। वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ अ वुमेन, जहां 125 का ऑर्डर एक महिला के हित में किया गया था, ठीक है। हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय, जो कि जिसको कि डिवोर्स दिया जा चुका है, और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम, या उसने ये डिवोर्स खुद लिया है फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से। द मैजिस्ट्रेट शैल इफ ही सेटिस्फाइड दैट, तो मैजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट होता है कि क्या किया उस महिला ने, ए द वुमेन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स, की वुमेन ने डिवोर्स लेने के बाद अपने पति से रीमैरिड, उसने दोबारा शादी कर लिया, तो क्या कहोगा, कैंसिल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज, तो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा जिस दिनांक से उस महिला ने दूसरी शादी की है, ठीक है। बी द वुमेन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, की महिला ने पति ने अपनी महिला को डिवोर्स दिया था, एंड दैट शी हैज रिसीव्ड, की अब महिला ने जब डिवोर्स दिया था पति ने, तो उसने क्या रिसीव कर लिया है, वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर, उस डिवोर्स के ऑर्डर के बाद या उस डिवोर्स के ऑर्डर से पहले, या फिर मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद या मेंटेनेंस के ऑर्डर के पहले, द होल ऑफ द सम विच, पूरा का पूरा एक सम रिसीव कर लिया, एक राशि रिसीव कर लिया, विच जो कि अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टी, जो कि कोई कस्टमरी, कोई रीति रिवाज वाला लॉ, कोई कानून एप्लीकेबल है पार्टीज पर, उसके तहत उसने पूरी राशि रिसीव कर ली उस महिला ने। वॉज पेएबल ऑन सच डिवोर्स, की वो पेएबल था, पुरुष ने उस महिला को अपनी पत्नी को दे दिया था उस डिवोर्स पे, कैंसिल सच ऑर्डर, तो ऐसा करने पर भी उसने, अगर महिला ने रिसीव कर रखा है कोई कस्टमरी और पर्सनल लॉ के तहत कोई अमाउंट, कोई राशि रिसीव करी हुई है, जब उसका तलाक हुआ था, तो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, मैजिस्ट्रेट साहब कैंसिल कर देंगे उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को। अब 127 के 3 का बी का 1 सब एड 1, इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर, तो ऐसे में वह राशि कब पे कर दी जाती है पति के द्वारा महिला को, जो कि होल में बहुत एक बड़ी राशि दी जाती है महिला को, कब पे कर दी जाती है, जब ये मेंटेनेंस का ऑर्डर से पहले पे कर दी जाती है। फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, तो कब से कैंसिल कर दिया जाएगा, कि कब से अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, मंथली भत्ता नहीं मिलेगा, जिस दिन से आपको वह राशि मिली, जिस दिन से मैंने ऑर्डर किया था उस दिन से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 2 इन एनी अदर केस, अब दूसरे केसेस में, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन, फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जब उस दिनांक से जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, कौन सा पीरियड, इफ एनी अगर कोई है, तो फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड, जिसके लिए पति ने मेंटेनेंस ऑलरेडी पे कर चुका है, भत्ता दे चुका अपनी पत्नी को,
बाय द हस्बैंड टू द वुमेन, अब वहां से कैंसिल हो जाएगा, अब वहां से आगे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पति ने अपनी वाइफ को एक कस्टमरी और पर्सनल लॉ के तहत होल अमाउंट, एक बहुत बड़ी राशि दे चुका है, जो कि तलाक उनका हो चुका है और उसके तहत दे चुका है। या तो किसी फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि भाई इनको तलाक आपका हम दे रहे हैं, तो या तो आपको प्रति महीने दर महीने मरने की जरूरत नहीं है, आपको हैरेस होने की जरूरत नहीं है, आप टोटल अमाउंट दे दीजिए। और या तो मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद वह अमाउंट दे चुका है पूरा, या मेंटेनेंस ऑर्डर होने से पहले दे चुका है, तो भी उस महिला का ऑर्डर अगर कोई करा है तो कैंसिल कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। यह हमारा हुआ 127 के 3 का ए और बी। अब हम 127 के 3 का सी पढ़ेंगे। द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, एक महिला ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था, तलाक ले लिया था। एंड दैट शी हैड वॉलंटरली सरेंडर हर राइट्स टू मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी, और उसने स्वयं इच्छा से अपनी राइट्स को, अपने अधिकार को सरेंडर कर दिया था, छोड़ दिया था कि जा ना तू, तेरे से लूंगी मैं, तेरी कमाई पे पलूंगी। अपने स्वयं इच्छा से अपनी राइट्स को सरेंडर कर दिया था कि जा ना तू, तेरी कमाई पे पलूंगी मैं पहले इतना गूगल में काम करती हूँ या किसी और बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, तेरी कमाई पे पलूंगी मैं, जा ना तू, मैं नहीं लेती जैसे मेंटेनेंस। तो भी क्या होगा, आफ्टर हर डिवोर्स, उसके डिवोर्स के बाद उसने अपनी राइट्स को सरेंडर किया, तलाक लेने के बाद। कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, तो जब से ही कैंसिल हो जाएगा वो मंथली भत्ते का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा 127 का 3, हमने पूरे अच्छी तरह समझाया। 127 सेक्शन 127 का 4 हम समझेंगे, जो कि 127 का लास्ट सब सेक्शन है। द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस, जब कोई डिक्री होती है किसके लिए कि कोई मेंटेनेंस की राशि इकट्ठा हो गई है, भाई 2-4 महीनों की, 5-7 महीनों की इकट्ठा हो गई, तो उसकी डिक्री में भी तो लिखा जाएगा कि भाई कितने महीनों के अमाउंट अब तक दिया नहीं गया है। और डाउरी बाय एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस, और डाउरी बाय एनी पर्सन, महिला ने कोई शादी के टाइम, महिला के घर वालों ने कोई डाउरी भी दी थी, दहेज भी दिया था किसी पति को, तो डिक्री में वह दहेज क्या दहेज दिया था, वह भी, उसकी भी रिकवरी हो सकती है। ठीक है, उस मेंटेनेंस की नहीं, उस महीने के खर्चे की नहीं, बल्कि उस डाउरी के सामान की भी रिकवरी हो सकती है बाय एनी पर्सन। ठीक है, टू होम अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस और एनी ऑफ देम हैज बीन ऑर्डर, जिसके प्रति, जिसने की डाउरी ली है, उस पुरुष ने डाउरी ली थी, उस पुरुष पे ही अब उसको महीने के खर्चे देने हैं और पेंडिंग है, तो उसके खिलाफ डिक्री पास हो जाएगी, एक फाइनल एडजुडिकेशन आ जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा कि भाई दिलाना पड़ेगा, भाई हमने केस को डिसाइड कर दिया, कंप्लेंट को डिसाइड कर दिया है, या फैमिली कोर्ट ने कोई सिविल प्रोसीडिंग को डिसाइड कर दिया, तो दिलाना पड़ेगा। अब वही जो डाउरी दी थी, जो डाउरी तुमने प्राप्त करी थी, या जो तेरे को महीने का खर्च देना, वो दिलाना पड़ेगा। अब देखिए, टू बी पेड अंडर सेक्शन 125, तो जो 125 के तहत पे भी करने हैं जो मंथली अलाउंस, द सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट द सम व्हिच हैज बीन पेड टू और रिकवर्ड बाय सच पर्सन, तो सिविल कोर्ट जो डिक्री बनाएगा, एक फैमिली कोर्ट, कोई केस चल रहा है उनके बीच में, तो रिकवरी का भी कोई केस चल सकता है सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास, प्रॉपर्टी की रिकवरी का भी फैमिली कोर्ट में चल सकता है, डाउरी के सामान का रिकवरी का, या सिविल कोर्ट में चल सकता है डाउरी के सामान का रिकवरी का, मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवरी का। तो सिविल कोर्ट भी एक अपने कंसिडरेशन में, अपने दिमाग में रखेगा कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑर्डर करे हैं, जो पैसा पूसा दिलाया है, उसको भी अपने दिमाग में रखेगा। इसको सिविल जज की भाई मजिस्ट्रेट साहब भी कुछ पैसे दिला चुके हैं इस व्यक्ति से, तो यही बता रहा है। एज मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम ऑफ एनी ऑफ द देम एज द केस में बी इन परसुएंस ऑफ द सेड ऑर्डर, कि मजिस्ट्रेट साहब ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, अब इनकी प्रोसीडिंग 2-3 साल से चल रही है, यह व्यक्ति 2-3 साल से पूरा पैसा दे रहा है इस महिला को, अपने बच्चों को, माता पिता को, तो सिविल कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर कर दिया है, कोई डिक्री निकाल दिया है पैसे पूसे देने की, राशि देने की, तो अब सिविल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखेगा। ठीक है, जनरल रूल जनरली यह होता है कि जो सिविल कोर्ट है वो क्रिमिनल कोर्ट के मुकदमों में, ऑर्डर्स में इंटरफियर नहीं करता है। क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर सिविल कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है, ना सिविल कोर्ट का ऑर्डर क्रिमिनल कोर्ट में बाइंडिंग है। पर 127 के 4 में यह इफेक्ट दिया हुआ है कि सिविल कोर्ट का ऑर्डर क्रिमिनल कोर्ट में बाइंडिंग रहेगा, मतलब उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, और क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर सिविल कोर्ट में बाइंडिंग रहेगा। तो यहाँ हमारा हुआ सेक्शन 127 पूरा। हम पढ़ेंगे सेक्शन 128 128 जो कि चैप्टर 9 का आखिरी सेक्शन है, और यह बहुत अहम सेक्शन है। ठीक है, 128 128 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब भाई मेंटेनेंस का एक जज सामने एक पेज में मेंटेनेंस तो लिख के दे दिया कि 10,000 रुपये आपको दिए जाते हैं, जिस भी महिला ने एप्लीकेशन लगाई थी, जिस भी बच्चे ने एप्लीकेशन लगाई, माता पिता ने लगाई थी, कि 10,000 ये आप अपना पेज लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी लीजिए, और आपको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो वो एक पेज ही तो है, क्या उसको पैसे मिल गए? अब उसकी एनफोर्समेंट कैसे होगी? तो वो 128 में रूल बताए हुए देखिए।
अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में भी एक नकल दी जाएगी किसकी, उस ऑर्डर की जो मेंटेनेंस का ऑर्डर निकला है या इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर निकला उसकी नकल दी जाएगी, या कोई खर्चे उर्चे जो एक्सपेंसेस जो प्रक्रिया में जो महिला या बच्चे व माता पिता प्रोसीडिंग में कोई खर्चा लगाया तो उसका भी एक ऑर्डर निकलेगा एक्सपेंसेस देने का, तो वो नकल दी जाएगी किसको दी जाएगी, एज द केस में भी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन, शैल मैंडेटरी है, दी जानी है, किसको दी जानी है, बिना कोई खर्चा लिए हुए, किसको दी जाएगी, इन हुज फेवर इट इज मेड, जिसके फेवर में वह ऑर्डर मेक हुआ है उसको वह नकल दी जाएगी उस मंथली अलाउंस की और उस इंटरिम अलाउंस की, ठीक है। और टू हिज गार्जियन, अगर उसको नहीं दे सकते तो उसको गार्जियन, कोई बच्चा है कोई छोटा बच्चा है तो उसके गार्जियन को दे देंगे जो उसकी रखवाली कर रहा है। मान के चलिए कोई 5 साल के बच्चे के फेवर में एप्लीकेशन लगी थी, 5 साल का बच्चा वो नकल को थोड़ी एनफोर्स कराएगा, उसके गार्जियन को दे दी जाएगी जो उसको रखवाला है। और इफ एनी अगर कोई है तो और टू द पर्सन टू होम द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एज द केस में बी इज टू बी पेड, या उसको भी दे दी जाएगी जो कि पे करने वाला है, मतलब उस पुरुष को भी दे दी जाएगी एक नकल की कॉपी मेंटेनेंस की। एंड सच ऑर्डर में बी एनफोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज मेड मे बी। अब यह ऑर्डर भारतवर्ष के कोई भी मजिस्ट्रेट इसको एनफोर्स करा सकता है, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट, हर मजिस्ट्रेट की पावर खोल दिया है। मान के चलिए गुड़गांव के मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर मेक कर दिया था, बोल दिया था कि तुम पुरुष जो कि मेल व्यक्ति हो तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपये का मैं मेंटेनेंस ऑर्डर बांधता हूँ, तुम्हें अपने बच्चे को देने हैं। अब इस डर के मारी वो देने के कटने के लिए वह व्यक्ति गुड़गांव से भागकर चला जाता है तमिलनाडु। अब तो क्या तमिलनाडु में वह व्यक्ति चला जाता है तो अब उसकी एनफोर्समेंट कहाँ होगी, उसकी एनफोर्समेंट जो बच्चा है उसके गार्जियन है वो जाके तमिलनाडु की मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाएंगे ना, तो वहाँ भी एनफोर्समेंट हो जाएगी, वहाँ भी उसको बुलाया जाएगा और अगर नहीं दे रहा तो 1 महीने के लिए जेल में कर दिया जाएगा या पैसे दिलाए जाएंगे, और जितने महीने नहीं देगा तो उतने महीने की जेल कटवाई जाएगी वहीं तमिलनाडु में ही और पैसे दिलाए जाएंगे, ठीक है। तो यह बता रहा है ऑर्डर तो हो गया था, गुड़गांव के मजिस्ट्रेट ने कर दिया था कि 10,000 रुपये मैं आपके जो बच्चा है आपने एप्लीकेशन लगाई थी आपको 10,000 रुपये देता हूँ, लेकिन क्या हुआ, वह व्यक्ति उसका पिताजी है वो इतना निकट्टा है, इतना गंदा है, वह भाग गया तमिलनाडु पैसे से बचने के लिए। तो यही कह रहा है 128 में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले गुड़गांव की कोर्ट ने ऑर्डर मेक किया था, ऑर्डर तो आपको मिल गया है ना, वो बच्चा है जिसको ऑर्डर मिल गया, अब आप तमिलनाडु में बेशक चले जाइए, आप उसको फॉलो करिए और वो जहाँ भी है उसके प्रति एप्लीकेशन लगा दीजिए और उसको वहाँ बुलाया जाएगा, तमिलनाडु का मजिस्ट्रेट बुलाएगा कि आजा भाई और बच्चे को मेंटेनेंस दे, तो 10,000 रुपये बांधे हुए हैं। तो यही कह रहा है, ठीक है। अब देखिए अगेंस्ट whom it is may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties, तो तमिलनाडु का मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा कि भाई हाँ यही पार्टीज है जिनकी पहले पार्टीज गुड़गांव की कोर्ट में चली हुई थी, यही जो कंप्लेंट की पार्टीज है, यही दल है, ये गुड़गांव की कोर्ट में भी यही थे और यहाँ भी यही है, तो अगर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेज द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू, एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द अलाउंसेज और द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू, और क्या संतुष्ट हो जाएगा जब दिला दिया जाएगा तमिलनाडु के मजिस्ट्रेट द्वारा कि हाँ पैसे नहीं दे रहा है, ये जो मंथली अलाउंस था नहीं दे रहा है और ना तो एक्सपेंसेस दे रहा है, जो प्रक्रिया के एक्सपेंसेस दिए थे वह ड्यू हो चुके हैं, नहीं दे रहा है, ये तो दिला दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा खत्म हुआ सेक्शन 128 पूरा। अब चैप्टर 10 में एक बार देख लेता हूँ। चैप्टर 10 थोड़ा बड़ा है तो चैप्टर 10 को हम कल ही करेंगे, ठीक है। आज 125, आज मैंने चैप्टर 9 करा दिया है पूरा अच्छी तरह से, चैप्टर 10 कराने की बिल्कुल भी अब एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। ये बिल्कुल रैपिड क्लास है, मेरे को तो तुरंत बताना चाहिए, पर तुरंत करवाने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन इसलिए मैंने ये बताया है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड को हिंदी में बताया और एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो समझिए बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, तो चैप्टर 10 में कल कराऊंगा। सो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो यह थी रैपिड रिवीजन चैप्टर 9 की सीआरपीसी की, जो एक एडवोकेट की लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही समझना, एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कॉमन व्यक्ति है, जो लेमैन है, जो केस डालते हैं और उनको लंबे समय तक घूमना पड़ता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना। तो 125 की सीआरपीसी की प्रोसीडिंग को समझ लीजिए, हमारा कानून यही कहता है, और मैंने अपनी कानून की बुक से, क्रिमिनल मैनुअल से ही पढ़ाया है, मैंने खुद से ये कुछ बातें नहीं बताई हैं, जो भी बातें मैंने बताई हैं ये मैंने कानून की बुक से ही पढ़ाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।